प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशिष्ट विज्ञान अनुसंधान के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए। मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण और हरियाणा में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने प्रचार तेज किया। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत को विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का जोरदार समर्थन किया। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज की। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच संघर्ष विराम के प्रस्ताव को नकारा। और मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के तथा गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुणे में विशिष्ट विज्ञान अनुसंधान के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किए। उन्होंने मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम एचपीसी प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और एचपीसी प्रणाली के साथ भारत कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता और विज्ञान तथा तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ये 3 सुपर कंप्यूटर्स दिल्ली, पुणे और कोलकाता में इंस्टॉल किए गए। आज ही देश के लिए अर्का और अरुणिक 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स का उद्घाटन भी किया गया है। मैं इस अवसर पर देश के वैज्ञानिक समुदाय को, इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल क्रांति के युग में कंप्यूटिंग क्षमता राष्ट्रीय क्षमता का विकल्प बन रही है। उन्होंने कहा कि आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि का दिन है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। 21वीं सदी का भारत कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहा है। आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों को तराश रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज सेमीकंडक्टर्स भी डेवलपमेंट का एसेंशियल एलिमेंट बन चुके हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसा महत्वपूर्ण अभियान लॉन्च किया है। इतने कम समय में हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगे। भारत अपना खुद का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा होगा। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई वेतन दरें अगले महीने 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। संशोधन के बाद अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें 783 रुपए, अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए 868 रुपए और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 954 रुपए प्रतिदिन होगा। अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए संशोधित वेतन 1035 रुपए प्रतिदिन होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर दिया गया है और इसे दोबारा पनपने नहीं दिया जाएगा। उधमपुर में एक रैली में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर पार्टी संरक्षक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को साकार किया है। आप सभी लोग चनैनी नए पूरे जम्मू कश्मीर का फैसला करने के लिए वोट डालने वाले। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग झंडा है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्मू में प्रचार करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल जम्मू में प्रचार किया। इस चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इधर हरियाणा में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि हरियाणा की जनता पार्टी को एक बार फिर सेवा का मौका देगी। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में पार्टी बूथ कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार काम कर रही है। श्री मोदी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि ये पार्टी गुटबाजी और अंदरूनी कलह में उलझी हुई है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर भाजपा की आलोचना की। हरियाणा के करनाल जिले में विजय संकल्प रैली में श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस राज्य की महिलाओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2,000 रुपए की पेंशन प्रदान करेगी। हमें हरियाणा ऐसा चाहिए जहां बच्चे न रोएं, जहां पिता अपने बच्चे के गले लग सके, जहां मां न रोए, और ऐसा हरियाणा कांग्रेस पार्टी आपको देने जा रही है। पहला कदम महिला शक्ति, 2,000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता योगेश्वर शर्मा आज भाजपा में शामिल हो गए। श्री शर्मा अपने हजारों समर्थकों के साथ चंडीगढ़ में पार्टी में शामिल हुए। श्री शर्मा आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश सचिव और राष्ट्रीय परिषद सदस्य के पद पर कार्यरत थे। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह देश में विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। ओडिशा में श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने का काम करती है, जबकि भाजपा नेताओं को जमीनी स्तर से जोड़ने का काम करती है। पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान पर उन्होंने कहा कि पार्टी में पिछली बार सदस्यों की संख्या 18 करोड़ थी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी के संबंध में विपक्ष शासित राज्यों की आलोचना की है। श्री प्रधान ने सामयिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले राज्यों में रोजगार सृजन की विफलता के बारे में बताया। सर्वेक्षण के अनुसार केरल में देश की सबसे अधिक युवा बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। श्री प्रधान ने आरोप लगाया कि विपक्ष शासित राज्य भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात ने युवा बेरोजगारी दर को नियंत्रण में रखा हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजनाओं की लागत कम करने और निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कचरे को उपयोगी और लाभदायक बनाने की प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने आज पुल निर्माण में प्रगति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में कहा कि परियोजनाओं की स्वीकृति के समय डिजिटल प्रबंधन तंत्र से कार्य में तेजी आएगी। श्री गडकरी ने कहा कि विभिन्न प्रकार के कूड़े कचरे से उपलब्ध वस्तुओं के उपयोग से सड़क और पुलों के निर्माण में तेजी आएगी तथा निर्माण लागत भी कम होगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने अपना अब तक का उच्चतम एथेनॉल उत्पादन हासिल कर लिया है। ये लगभग 250 एथेनॉल डिस्टिलरीज से 1,633 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है। नई दिल्ली में आज श्री जोशी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2030 के लिए 5% बायोडीजल का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत को विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का जोरदार समर्थन किया है। श्री मैक्रों ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में ये बात कही। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील को स्थायी सदस्य होना चाहिए और अफ्रीका अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भी 2 देशों को नामित करे। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट सहित अन्य नेताओं ने भी भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की थी। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। साथ ही इजरायल ने बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच संघर्ष विराम के प्रस्ताव को भी नकार दिया है। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 600 से अधिक हो गई है। उधर अमेरिका और फ्रांस ने कल इजरायल लेबनान सीमा पर 21 दिनों के युद्ध विराम का आह्वान किया। इस बीच बेरूत में भारतीय दूतावास ने अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा न करने का दिशा निर्देश जारी किया है। भारतीय नागरिकों को बढ़ते संघर्ष के कारण चले जाने का आग्रह किया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक के अवसर पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से कल समरकंद में मुलाकात की। दोनों देशों के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी, फिनटेक, एआई, स्वास्थ्य सेवा और फार्मा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बैठक हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उल्फा 1 के मामले में मुख्य आरोपी गौतम बरुआ को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि आरोपी गौतम बरुआ पर असम के विभिन्न क्षेत्रों में विस्फोटक लगाने का आरोप है। आरोपी को बेंगलुरु के उपनगरीय क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ने बताया कि बरुआ ने असम के उत्तर लखीमपुर जिले में विस्फोटक संयंत्र रखे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो मंकी पॉक्स बीमारी के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए उचित कार्रवाई करें। मंत्रालय ने राज्यों से रणनीतिक निगरानी बनाए रखने का अनुरोध किया है। राज्यों को मंकी पॉक्स की जांच के लिए संचालित प्रयोगशालाओं की सूची दे दी गई है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों करतार सिंह तंवर और राजकुमार आनंद को अयोग्य घोषित कर दिया है। विधानसभा सत्र के पहले दिन अध्यक्ष ने राजेंद्र पाल गौतम और भाजपा के रामवीर सिंह विधोड़ी का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। दोनों संसद सदस्य के रूप में चुने जा चुके हैं। कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के भीतर जांच करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के लिए अपनी सहमति वापस लेने का फैसला किया है। कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि ये फैसला विपक्ष के खिलाफ सीबीआई की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को रोकने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा हो रही है। पिछले 24 घंटे में बारिश के कारण 6 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है स्पर्श सक्सेना। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने आज सर्वकालिक स्तर को छुआ। सेंसेक्स 666 अंक की बढ़त के साथ 85,836 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 211 अंक की वृद्धि के साथ 26,216 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 4 पैसे गिरकर 83 रुपये 64 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $71.58 प्रति बैरल पर थी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय पुरुष और महिला टीम को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया। श्री मांडविया ने कहा कि वैश्विक मंच पर जीतकर टीम ने न केवल पूरे देश को गौरवान्वित किया है, बल्कि हमारी पारंपरिक विरासत को भी सम्मानित किया है। खेल मंत्री ने कहा कि भारत सरकार सभी खेल स्पर्धाओं में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने वाला इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मकाऊ ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने आयुष शेट्टी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने ताइवान की लिन ची चुन और टेंग चुन हुसुन को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान अब तक 9 करोड़ 68 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। सरकार ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के अंतर्गत करीब 1 करोड़ 59 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण और इसी प्रकार के अन्य अभियान भी चलाए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशिष्ट विज्ञान अनुसंधान के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए। मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण और हरियाणा में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने प्रचार तेज किया। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत को विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का जोरदार समर्थन किया। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज की। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच संघर्ष विराम के प्रस्ताव को नकारा। और मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के तथा गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।